स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे हमारा जो है सेकेंड लेक्चर है आपका जो है एसएससी जेई के लिए क्लास हम लोग कर रहे हैं। हमारा बैच है अभियंता बैच और जो कि ऑनलाइन के लिए है केवल। देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग रिवीजन कर लेंगे क्या क्या चीजें हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में देखी थी और फिर जो है जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का क्या सिलेबस था, क्या क्या टॉपिक है जो सिलेबस में वो हमें यहाँ पे देखे थे। उन टॉपिक्स के बाद जो है हमने देखा था क्या है एसएससी जेई में क्या सिलेबस दिया है और हमने क्या कंसीडर किया है। दोनों चीजें आप देख ही रहे हैं क्योंकि आपको और भी एक जेई के एग्जाम्स देने हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मतलब हमारा निकाय क्या होता है, थर्मोडायनेमिक निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, बात करी थी उसके बारे में। उसके अलावा हमने सराउंडिंग के बारे में, परिस्थान के बारे में देखा था और उसके अलावा ऊष्मागतिकी सीमा मतलब थर्मोडायनेमिक जो है हमारी बाउंड्री के बारे में समझा था क्या होता है बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर जो है सिस्टम, बाउंड्री के बाहर सराउंडिंग, कुछ ऐसा सिस्टम था हमारा। उसके अलावा यूनिवर्स के बारे में बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी संसृष्टि क्या होती है और हमने बताया था सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वही इक्वल्स टू होता है हमारा यूनिवर्स के बराबर में। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों को मिला दिया जाए, मतलब जो सिस्टम है जो निकाय है और दूसरा सराउंडिंग है, उन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा यूनिवर्स, मतलब संसृष्टि बन जाएगा। सीधी सी बात है। तो जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे, जब आइसोलेटेड सिस्टम बात कर रहे थे ना, जो भी हमारा उस सिस्टम को, जो आइसोलेटेड सिस्टम है जो हमारा, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हो जाता है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। तो मतलब यूनिवर्स तो पूरा अपने आप में एक तरह का सिस्टम अगर मान लें तो उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, तो वो कैसा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आगे बात करें थर्मोडायनामिक स्टेट के बारे में तो हमने की थी, अवस्था के बारे में बात की थी, क्या होता है स्टेट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है वही जो है हमारी किसी पर्टिकुलर स्टेट में होती है। वो सब चीजें जो है यहां जिक्र किया था, समझ में आया होगा आपको। क्लोज सिस्टम बताया था, कई तरह के सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप होते हैं, तो ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार बताए थे। पहला हमारा था क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके अलावा थर्म जो है होमोजेनस सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम। एग्जाम में दोनों आए हुए हैं, तैयार अपना अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हमने बताया क्या है, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में हमने बात की थी कि हमारा जब है जो हमारा जो मास है किसी सिस्टम का वो कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो जो है हम कहेंगे कि वो जो है निकाय कैसा है, क्लोज सिस्टम है। तो यहां पर हम बात की थी कि ही जो है यहां पे एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा हो, मतलब जो भी हमारा वर्क एनर्जी या फिर जो है हमारा हीट एनर्जी वो जो है ट्रांसफर हो रहा हो, इन आउट हो रहा हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मास है वो जो है सिस्टम का स्थिर होना चाहिए, नो मास ट्रांसफर, जो मास है उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, सीधा सा बात है ना। अगला था हमारा ओपन सिस्टम, तो कुछ भी हो, वर्क ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, जो भी हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर सारा कुछ हो रहे हो, मतलब सिस्टम में आ रहे हो, जा रहे हो, सराउंडिंग से इनका इंटरेक्शन हो रहा हो, तो वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा, खुला निकाय कहलाएगा। ऊष्मा प्लस जो है द्रव्यमान दोनों का जो है यहां पर विनिमय हो, एक्सचेंज हो, तो जो है हमने बात कर ली थी इसके बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, मतलब इसके बारे में बात की थी कि भाई सिस्टम पूरी तरीके से कैसा हो, मास ट्रांसफर और जो है हीट ट्रांसफर दोनों ही, या फिर वर्क ट्रांसफर जो है ना हो रहा हो, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, तो मतलब हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। सीधा सा बात है, इसका एग्जाम्पल हमने अभी बता दिया कि यूनिवर्स भी जो है इसका एग्जाम्पल है, जो संसृष्टि है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करें, अगला पढ़ा था हमने होमोजेनस सिस्टम, मतलब यहां पे सिंगल फेज में हो। अगर हमारा जो है जो भी हमारी जो है समांगी निकाय के अंदर देखें तो फेज चेंज जो है वो नहीं हो रहा हो, तो ये जो है हमारा होमोजेनस सिस्टम कहलाएगा। उसके अलावा हेट्रोजेनस सिस्टम के बारे में बात की थी कि अगर फेज चेंज हो रहे हैं, अलग अलग जो है अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो हेट्रोजेनस सिस्टम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका होमोजेनस सिस्टम का, जस्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हमने जो है वाटर प्लस जो है हमने मरकरी Hg या फिर जो है कोई और चीज, कोई और लिक्विड अगर हमने मिला दिया है तो उनके बीच में कोई रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो होमोजेनस सिस्टम है। अगर हम बात करें वाटर प्लस वेपर की बात करें तो ये जो है हमारा जो सिस्टम होगा वो हो जाएगा हेट्रोजेनस सिस्टम, क्योंकि ये एक दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं, मतलब यहां पे फेज चेंज होने की संभावना होती है, तो हेट्रोजेनस सिस्टम कहलाएगा। ये थोड़ी सी बात समझनी रह गई थी। किसी भी निकाय की सीमा यहां हमने बात कर ली थी, जो हमारी बाउंड्री है वो हमारी काल्पनिक और वास्तविक वगैरह
हो सकती है, बात हो चुकी थी। अब जो है यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी और सिस्टम, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे कि क्या होती है सिस्टम की प्रॉपर्टी। सीधा सा बात है, सीधी सी बात यह है कि भाई सिस्टम जो भी हमारा निकाय है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब उनके गुणधर्म क्या होते हैं, या ऊष्मागत की गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी निकाय के ऊष्मागत की गुणधर्म के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, सीधा सा बात है। तो पहले तो देख लिया जाए क्या होता है प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, मतलब जो है किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब एक तरह से जो है गुण होती है, या फिर एक तरह से गुणधर्म होती है, एक तरह से बोले कि ये जो है एक लाक्षणिक जो है एक तरह से उसकी संरचना होती है, या एक तरह से बोले कि भाई यहां पर जो है एक प्रणाली एक तरह से, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी सिस्टम की जो है क्या होती है, एक तरह से जो स्थिति होती है जो कि हमारे किसी सिस्टम की होती है। मतलब ऐसे समझिए प्रॉपर्टीज क्या हुआ, प्रॉपर्टी जो है वो एक तरह से गुणधर्म हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी हुई तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ ये उसका एक गुण है, एक तरह से ये बोले कि ये जो है उसकी एक तरह से स्थिति है, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब लाक्षणिकता है। हिंदी में अगर बोले तो, हिंदी में ज्यादा टफ हो रहा है, सीधा सा बात है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। तो प्रॉपर्टी क्या है, एक सिस्टम का एक गुण है जो कि जो है हमारा स्टेट के ऊपर, मतलब स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिस्टम किस स्थिति में है। अब ऐसे समझिए कि अगर हमने देखा किसी जो है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में कि हमारा जो पिस्टन है वो जो है आगे पीछे यहां पे टॉप टीडीसी में और बीडीसी में मूव कर रहा है, मतलब जो है टॉप डेड सेंटर जा रहा है टीडीसी में और बीडीसी में यहां पे मूव कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मूव करेगा तो ऊपर जो भाई हमारा जो है वॉल्यूम है वो क्या होगा, आयतन क्या होगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है। मतलब सीधा सा बात है, एकदम क्लियर बात है कि यहां पर वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। तो किसी पर्टिकुलर स्थिति में जो सिस्टम जो है वो कैसा है, किस स्थिति में है, वो जो है बता रहा है कि वॉल्यूम इसका कम हो चुका है। तो इतना वॉल्यूम है, मान लीजिए V1 वॉल्यूम या V2 वॉल्यूम है, इसका जो प्रेशर है वो इतना है। तो ये सब क्या है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब सीधे सीधे सिस्टम के गुण को बता रही हैं। क्या बता रही है कि भाई यहां पर कितना आयतन है, कितना दाब है, ये क्या है, ये सब चीजें जो है सिस्टम को इंगित कर रही हैं, एक तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं कि भाई इसमें जो है सिस्टम इस समय इस स्थिति में है। तो क्या बताता है, डिपेंड्स अपॉन द इट्स जो है स्टेट, मतलब स्थिति के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी भी सिस्टम का गुण होती हैं जो कि जो है एक तरह से सिस्टम के बारे की स्थिति के बारे में बताती हैं, ठीक है, जो सिस्टम की स्थिति पर निर्भर भी करती हैं। ये बात हो गई, लेकिन इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इसका वॉल्यूम जो है कैसे कम या ज्यादा हुआ, आयतन में कमी या फिर बढ़ोतरी या फिर प्रेशर में कमी या बढ़ोतरी जो है कैसे हुई, इस बात पे निर्भर नहीं करता। मतलब बट नॉट अपॉन हाउ द स्टेट इज रीच्ड, कैसे उस स्थिति में हमारा सिस्टम पहुंचा, इसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे आगे, बहुत डिटेल में बात है तो हम समझेंगे। सबसे पहली चीज यही समझ में आ गई कि जहां पर स्टेट के बारे में बात करनी है, मतलब जो है जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट पर, मतलब स्थिति पर निर्भर करती है। तो मतलब ये हुआ किसी प्रणाली का जो गुणधर्म है, वो जो मतलब प्रॉपर्टी है, वो प्रणाली की एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है जो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा, लेकिन इस पर नहीं करता कि उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रॉपर्टी जो है ये बता सकती है कि सिस्टम इस समय कैसा है, किस स्थिति में है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि भाई ये इस स्थिति में पहुंचा कैसे। तो प्रॉपर्टी का मतलब देखो, प्रॉपर्टीज में कई सारी चीजें आती है। जैसे पहला आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरे नाम से जानते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देख ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है, चाहे वो मेंस की बात हो चाहे वो प्री में क्वेश्चंस की बात हो। तो यहां पर जो है ये चीज समझ लेनी है। डिटेल में लिखा है मतलब मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अगर डिटेल में नहीं लिखा है इसका मतलब प्री का क्वेश्चन होगा। ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी जब भी आप नोट समझेंगे, ठीक है। तो पहली चीज डिटेल में लिखा हुआ है, एग्जाम में थ्योरी में लिखने को आएगा जो मेंस एग्जाम होगा। तो प्री में भी क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, डिटेल में लिख दिया। तो सबसे पहली चीज जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका दूसरा जो नाम है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं इसको। तो इंट्रिंसिक बोल दीजिए या फिर जो है
इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल दीजिए। अच्छा, हिंदी में तो कई सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम हमने चुना किया, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। सीधा सा बात है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी बात करें, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब यहां पर जो है दूसरी तरह की जो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और इसको जो है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है इसका दूसरा नाम हो गया। या फिर यहां पर इसको हिंदी में बोलेंगे मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। ठीक है, मात्रा सापेक्ष गुणधर्म हिंदी में इसके नाम है। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, पक्का पक्का आपको भी पता है, आपने पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है या फिर मात्रा निरपेक्ष जो हमारा गुणधर्म है वो क्या होता है। तो प्रॉपर्टी की बात की थी ना हमने, अभी अभी समझा कि ये जो है स्थिति को बताता है। ठीक है, तो यहां पर किस तरह की स्थिति को बताएगा, मतलब यहां पर जो है ऐसा जो प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहती हैं। अगर द्रव्यमान पर निर्भर रही तो वो जो है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सीधा सा बात है। तो हम बता रहे हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो मास मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, मतलब साइज पर निर्भर नहीं करती। सीधा सा बात है ना। अब साइज पर या फिर द्रव्यमान पर या फिर मास पर जो है सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कहलाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। अब ध्यान देना, हिंदी में भी बताया गया है मात्रा निरपेक्ष, मात्रा जो उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसके मास है उससे निरपेक्ष है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसे गुणधर्म जो है वही कहलाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया होगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं समझने की। अच्छा, देखते हैं एग्जांपल कौन कौन से। जैसे टेम्परेचर हो गया, मतलब जो भी हमारा तापमान हो गया, उसके अलावा प्रेशर हो गया मतलब दाब हो गया, उसके अलावा डेंसिटी हो गया मतलब जो है घनत्व हो गया, उसके अलावा विस्कोसिटी मतलब श्यानता हो गई, उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये जो है हमारी तापीय जो है चालकता हो गई। तो ये जो है हमारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से हो गए, टेम्परेचर। अब देखना, एक रूम में आप बैठे हो, इसका टेम्परेचर है हमने 16 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया, मस्त एसी चल रहा है एकदम चिल्ड वाला इतनी गर्मी में, तो क्या हुआ, तो 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। आपने क्या किया, दो भाई बैठे, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, आपने कहा अलग अलग हो जाओ जल्दी से। तो क्या इधर का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर है वो तो जो है क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी दीवाल्स खड़ी कर दें, कितने भी वॉल बना दें या कितने भी उसके टुकड़े कर दें, कितना भी उसका आकार कम या ज्यादा कर दें, टेम्परेचर वही रहने वाला है। मतलब टेम्परेचर का जो है, टेम्परेचर के ऊपर जो है किसी भी साइज और मास का फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए जो है यहां पे एग्जांपल है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। बात करेंगे आगे और भी डिटेल में, फिलहाल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में समझ लेते हैं। सीधा सा बात है, वो प्रॉपर्टीज, वो जो है गुणधर्म जो कि मात्रा पर निर्भर करते हैं, आकार पर निर्भर करते हैं, साइज पर निर्भर करते हैं, या फिर बोले द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, मतलब मास पर डिपेंड करते हैं। मतलब जो है सीधा सा बात है कि वो जो प्रॉपर्टी जो है, जो कि जो है दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास पर डिपेंड करते हैं, द्रव्यमान पर डिपेंड करती हैं। वो प्रॉपर्टी जो है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सेंट्रिक जो प्रॉपर्टी है, उनको जो है हम हिंदी में बोले मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। मात्रा जो है उसके सापेक्ष जो है उसमें जो है बदलाव होता है। इस तरह की जो गुणधर्म होंगे, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हीं को जो है हम एक्सटेंट्रिक या फिर जो है जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वॉल्यूम, आयतन। अब देखो ना, रूम जो है आधा आधा हो गया ना, तो दोनों का आयतन या वॉल्यूम जो है कम हो गया ना, तो इस तरीके से निर्भर कर रहे हैं, मास पे तो निर्भर करेगा ही करेगा। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की बात करें, वो भी कम ज्यादा हो सकती है। एंथैल्पी, मोमेंटम, इन सबको जो है, इन सारी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ जो है पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब निम्न में से कौन सी मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है, तो जो है उसमें से चूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा।
आपको सामने है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है इसका। चलिए एग्जाम्पल भी देख लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह की और प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने सुना होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, जो है इस तरीके से बनता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब सीधी सी बात हो गया, विशिष्ट आयतन की बात करें तो विशिष्ट आयतन या स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करें तो जो है ये विशिष्ट जो हमारी राशियां हैं, जितनी विशिष्ट प्रॉपर्टी हैं जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, वो सारी की सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो जो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कहां लिखा है, चेक कीजिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर हम डिवाइड कर दें किसका, मास, किसका, मास का मतलब द्रव्यमान का, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे वॉल्यूम है, आयतन है ना, तो वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम में हम क्या करें, डिवाइड कर दें किसका, मास का डिवाइड कर दें, द्रव्यमान का डिवाइड करें तो v अपॉन एम हो जाता है, लिखा हुआ है सारा का। अगर मास हमारा m है, वॉल्यूम हमारा v है, मतलब आयतन हमारा जो है v है और द्रव्यमान जो है हमारा m है, तो अगर हम क्या करें कि स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, जो है आप जो अपेक्षिक वॉल्यूम आयतन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में जो आयतन है उसमें हम द्रव्यमान का डिवाइड कर देंगे, मतलब मास का डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया। अब ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या है, एक जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो है एंथैल्पी या फिर जो है या स्पेसिफिक जो है, यहां पे बात काफी ज्यादा एक चीज क्लियर करी जाती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। कैसे बनेगी, क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितनी है उसमें डिवाइड कर दो मास का, जितनी भी है जो भी बन सकती हैं उसमें अगर हमने मास का डिवाइड कर दिया, मास का जो है भाग दे दिया, तो वो जो बन जाएंगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी। तो यही जो है हमारा यहां पे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में या सिस्टम की प्रॉपर्टीज में आ जाता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो 4 तरह के जो है पॉइंट हैं जो इससे रिलेटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा बढ़िया सा समझ लीजिए। देखो यहां समझना आसान रहेगा क्योंकि यहां पे आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब क्या हुआ कि अगर जो है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है उनका जो है अनुपात निकाल लें, ठीक है, तो इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो है एक तरह सा जो है एक नियम सा है कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, मात्रा सापेक्ष गुणधर्म हैं, वो दो जो है यहां पे एक पहला वाला, यहां पे दूसरा वाला, ठीक है, तो इन दोनों का जो है अगर हम जो है अनुपात निकालेंगे या फिर एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी, जो भी बनेगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे हमने एग्जांपल क्यों नहीं दिया, देखो दिया तो है, एक है द्रव्यमान और दूसरा जो है हमारा आयतन, इनका अगर हम अनुपात निकालें तो बन जाएगा डेंसिटी। क्या बन जाएगा, घनत्व बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, घनत्व। अब घनत्व तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी आपको कहीं पे कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही कि ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो ये एक तरीका ये भी है कि भाई जो है वहां पर किसी भी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करके देख लो क्या बन रहा है, आपका आसानी से पता लग जाए। इसको जो है तोड़ के देख लो, डेंसिटी को, जो घनत्व इसको तोड़ दिया, मास अपॉन वॉल्यूम दोनों जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहां पर जो है डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है, मतलब जो भी हमारा मात्रा सापेक्ष गुणधर्म है, दो अगर हैं तो उनका अगर अनुपात निकालें तो सदैव मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म बन जाता है। क्लियर है, इससे अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। बात अभी करके आए हैं कि जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जितनी भी जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो भी अपेक्षिक जो है, जो भी हमारे गुणधर्म हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सभी विशिष्ट जो गुणधर्म हैं वो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म होते हैं, ये बात याद रख लीजिए। जैसे विशिष्ट आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे विशिष्ट एंट्रोपी मतलब स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो ये जो है हमारे क्या कहलाएंगे, जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में शामिल होते हैं, ये वही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, बड़ी बात आने वाली है क्योंकि इससे जो है पूरा थर्मल इंजीनियरिंग जो है वो जो है प्रभावित होता है। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, जो प्रॉपर्टीज हैं वो पॉइंट फंक्शन होती हैं। एक चीज समझ, मींस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब यहां पर एक बात क्लियर है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी गुणधर्म होते हैं,
वो सब जो है पॉइंट फंक्शन होते हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब किसी बिंदु पर होते हैं, जैसे इस पॉइंट पर जो है इसका वॉल्यूम, इसका प्रेशर, ये सब हम प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं ना। या फिर जो है इसका जो वॉल्यूम है इस पॉइंट पे निकल सकता है क्या? नहीं ना, वॉल्यूम के लिए तो जगह चाहिए, यही तो है ना, ऐसे तो बोलते हैं ना आप। ठीक है, किसी पॉइंट पर जो है जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के माध्यम से डिफाइन होती है। वॉल्यूम में यहां पर अगर आपको चाहिए तो ये V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा, तब माइनस करेंगे तब जाके तुम्हारा उसका अंतर निकलेगा। लेकिन जब आयतन की बात आती है तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पर कितना वॉल्यूम है, कितना आयतन है, या इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है। ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है ना। तो क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती हैं। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा, यहां बताया गया है कि ये जो है किसी स्टेट पर निर्भर करती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के स्टेट पर निर्भर करती हैं। मतलब ये जो बिंदु है उसकी स्थिति पर निर्भर करती हैं। कि अगर हम यहां पर इस तरीके से कोई बात करें, इस तरीके से, तो हम बोलेंगे यहां पर इस पॉइंट पर बताओ क्या प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे भाई इतना प्रेशर है और इतना जो है हमारा वॉल्यूम है। तो सीधी सीधी बात है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो बात होगी। ये तो है नहीं कि यहां से यहां तक पूरी बात करी जाएगी। पूरी बात करेंगे तो यहां से यहां तक बहुत सारा चेंज आ चुका होगा प्रेशर और वॉल्यूम में। तो प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर तरीके से अगर हम बताएंगे तो प्रॉपर्टीज हमारी पॉइंट फंक्शन होती हैं, जो कि जो है वो प्रॉपर तरीके से ये बता सकती हैं कि भाई स्टेट क्या है, उस स्थिति को जो है एक तरह से क्लियर कर सकती है, उस स्थिति को बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई। आगे गुणधर्म बिंदु फलन होते हैं। बिंदु फलन हिंदी में बोलते हैं पॉइंट फंक्शन को। ठीक है, मतलब निकाय का गुणधर्म उस बिंदु की अवस्था पर निर्भर करता है कि अब वो प्रॉपर्टी, जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, उस बिंदु की जो स्थिति, जो अवस्था है, उसके माध्यम से जो है उस पर निर्भर करेगा। मतलब जिस स्थिति में वो पॉइंट, जहां पे वो पॉइंट है, जहां पे जिस अवस्था में वो पॉइंट है, उस पर निर्भर करने वाला है हमारा जो भी हमारा पॉइंट फंक्शन, जो भी हमारा जो है प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता लग गया कि प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन। एक चीज क्लियर हो गई। अब एक और नई चीज निकल के आ रही है, क्या है? इफ अ फंक्शन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो फंक्शन है वो कैसा है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हेंस इट इज अ प्रॉपर्टी। अब यहां पर आता है बड़ा वाला क्वेश्चन। क्या है? केवल एक लाइन है, सिंपल सी, लेकिन क्वेश्चन इस पे बड़ा अच्छा सा पूछा जाता है। क्या है? यहां बता क्या रहा है? अगर कोई फंक्शन, कोई भी चीज जो है, जैसे मान लीजिए हम कई बार बोल देते हैं P इंटू V, ये जो है हमारा प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, तो ये एक फंक्शन हो गया ना। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर जो है पूरी तरीके से जो है इसका इंटीग्रेशन हो सकता है या पूरी तरीके से इसकी वैल्यू निकल सकती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वैल्यू निकल सकती है इसकी क्लियरली, तो जो है हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है। तो किसी भी फंक्शन की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है या वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी होने के लिए किसी भी सिस्टम का जो भी हमारा फंक्शन बनता है, वो फंक्शन पूरी तरीके से ये जस्टिफाई करे कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, वो क्लियरली जो है प्रॉपर तरीके से अपना वैल्यू निकाल के दे, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी कही जा सकती है। देखो इसके ऊपर जो है हमने जो है 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट था भैया ऐसा है, डिवाइड कर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरा बताया था कि भाई जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तीसरी बात बताई थी कि भैया ऐसा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पॉइंट फंक्शन होती हैं। तो याद रखना है पॉइंट फंक्शन, आगे बात करेंगे पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट निकलता है कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कोई भी फंक्शन तो उसको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इतनी बातें हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या बात करते हैं? वही जो जिसका डर था, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के ऊपर छोटा सा एक न्यूमेरिकल साइड में है, एक तरह से ये जानने के लिए कि क्या वो फंक्शन जो है हमारा पॉइंट फंक्शन है या फिर एक तरह से बोले प्रॉपर्टी है क्या। तो चलिए बात करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, कुछ बात करी गई है कि फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी कॉल्ड एज प्रॉपर्टी और नॉट। कह सकते हैं प्रॉपर्टी की नहीं कह सकते, ये बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई ये जो पहला वाला है इसके बारे में बताओ, जल्दी से बताओ सोच के कि ये जो है प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसको हम प्रॉपर्टी बोले या फिर इसको हम प्रॉपर्टी बोले। ये प्रॉपर्टी बोल सकते हैं तो क्या? या फिर तीसरा वाला भी है, ये इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इनमें से हम किसे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ये पूछा गया है। चलिए फिलहाल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, फिर भी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो इस तरीके से तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम में चेंज है, डीवी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डीवी का मतलब है आयतन में परिवर्तन, और पी का मतलब है प्रेशर। तो ये जो हो गया हमारा प्रेशर हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया? चेंज इन वॉल्यूम, CHANGE, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है
आयतन में परिवर्तन, तो ये आयतन में परिवर्तन है। तो यहां समस्या क्या आ रही है कि चलो ठीक है, हम P का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। P का इंटीग्रेशन, मैथ तो सबने पढ़ी है ना, P का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो P का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहां पे आयतन के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हमें आयतन नहीं पता होगा, वॉल्यूम नहीं पता होगा, तब तक जो है इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। मतलब P इज द फंक्शन ऑफ V। जो P है, जो प्रेशर है, जो दाब है, वो जो है किसका फंक्शन है, वो वॉल्यूम का, मतलब आयतन का फंक्शन है। तो इंटीग्रल कैन ओनली बी इवेल्युएटेड, इंटीग्रेशन जो है हम तभी कर सकते हैं कि इफ रिलेशन बिटवीन P एंड V इज नोन, जब हमें रिलेशन पता लग जाए कि P और V का संबंध क्या है, इन दोनों का संबंध पता लग गया ना, तभी जो है हम यहां पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बात पक्की है। इसका मतलब जो है इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा जब तक की जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो जो है पहला वाला तो क्लियर हो गया भाई साहब, ये प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो है, ये जो है एक तरह से गुणधर्म नहीं है, ये बात पता लगती है, क्योंकि इसका जो है प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। तो ये जो है एक तरह से हम अगर हिंदी अगर हम प्रॉपर तरीके से बोले तो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर ये जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कैसा है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता तो जो है इसका वैल्यू निकल आता, तो जो है ये प्रॉपर्टी कहलाता। बात समझ में आ रही है ना, वो लास्ट वाली लाइन थी ना, वहीं से जो है क्लियर हुआ। अगला देखते हैं इन भाई साहब को, यहां भी वही समस्या है। क्या है यहां पर जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध चाहिए, तभी हम यहां पर V का जो है P के सापेक्ष, मतलब दाब के सापेक्ष आयतन का जो है यहां पर इंटीग्रेशन कर सकते थे। तो ये तो यहां पे भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये भी प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्लियर है, ये भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। चलिए अब तीसरे वाले पे पहुंचते हैं। अब आप कहोगे चल तुक्का मारो, जल्दी से निकलते हैं, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं करना, अभी तो पढ़ने का समय है, बढ़िया समझने का समय है। क्या है, PdV है और प्लस VdP है, मतलब जो है दोनों को जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो कैसे, देखिए PdV प्लस VdP दोनों को जो है यहां पर ऐड कर दिया गया। जब हम ऐड करेंगे तब क्या होगा, तो प्रॉपर तरीके से ऐड कर दो, अलग अलग लिखा था एक साथ लिख दो, लिख दिया PdV प्लस VdP, एक साथ कर दिया। उसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि DPV, तो यहां पर प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो PV निकल जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इसको बस इतना ही समझिए, ज्यादा मैथमेटिक्स करने की कोशिश मत करिएगा। क्या करना है, सीधे सीधे PV जो वैल्यू है वो निकल के आ गया। मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती है और वो किसी और पर निर्भर नहीं कर रहा था, तो हम ये कह सकते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो यहां पर जो इंटीग्रल है वो इवेल्युएट कर सकता है बिना किसी जानकारी के। P का क्या मतलब है, V का क्या मतलब है, कुछ नहीं जानकारी हमें, फिर भी हमें उसकी वैल्यू मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, किसका, जो है किसी सिस्टम का। तो इसका मतलब है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो है हमारे पास, जो भी हमारे पास फंक्शन है, ये जो है प्रॉपर्टी, इसको कह सकते हैं कि ये जो है एक गुणधर्म है, किसी भी सिस्टम का गुणधर्म हो सकता है। बात समझ में आ गई, बस यही समझना था। तो लास्ट वाली लाइन थी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है, अगर कोई फंक्शन है तो हम उसे प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए ये चीजें जो है आपने बढ़िया बढ़िया वाली सीख ली। तो प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, तो हमें जो है याद आ गया कि थर्मामीटर की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, वो भी यही दे देते हैं। आगे देखा जाएगा जब पढ़ेंगे जीरोथ लॉ वगैरह, क्योंकि वो तो टेम्परेचर के बारे में बात करता है ना, तो उस समय कुछ और देखेंगे। फिलहाल के लिए जो है प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो है हम देख लेते हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब जो है यहां पर टेम्परेचर से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करते हैं थर्मामीटर का उपयोग, थर्मामीटर का उपयोग तो आप बुखार नापने करते हैं, मतलब टेम्परेचर चेक करने के लिए करते हैं। तो थर्मामीटर तो यहाँ पे कई तरह के होते हैं, कई तरह के, मतलब देखो पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर मतलब स्थिर आयतन गैस। अब थर्मामीटर को थर्मामीटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर या फिर जो है स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर एक हो गया। अच्छा, इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसमें कैसे हम टेम्परेचर नापते हैं, क्या देखते हैं, क्या चेंज आता है, तो यहां पर जो है प्रेशर में परिवर्तन होता है। तो प्रेशर अगर हम नापें तो हमें जो है टेम्परेचर पता लग जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है
प्रेशर जो है वो जो है इस थर्मामीटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके अलावा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो कांस्टेंट मतलब स्थिर दाब गैस थर्मामीटर में वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन होता है, तब हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, तापमान नाप सकते हैं। उसके अलावा एक है एल्कोहल और मरकरी इन ग्लास। अच्छा, ये तो सब लोग घरों में इस्तेमाल कर चुके हैं। वो कांच में मरकरी होती थी, तो जो है उससे हम नाप लेते थे भाई कितना टेम्परेचर आया। उसमें क्या होता था, उसमें जो है प्रॉपर तरीके से अगर समझे तो कुछ इस तरह का होता था कि भाई उसका जो अंदर जो है थर्मामीटर भरा होता, इस तरीके से उसका बल्ब था, इसको बल्ब बोलते हैं, जो आगे वाला हिस्सा होता है बल्ब था, और जो है यहां पर रीडिंग वगैरह लिखी हुई थी। तो जो 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 हमारा यहां पे बल्ब के अंदर जितना भी मरकरी था वो आगे बढ़ जाता था, और जैसे ही जो है 98 से ऊपर होता था और हम पता करते थे भाई ऐसा है 98.6 हो गया, अब जो है इसके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बुखार है। तो यही तो नापते थे। तो इसका मतलब है यहां पर जो है ये इसकी लंबाई बढ़ती थी, लेंथ बढ़ती थी ना। तो इसका मतलब है यहां पर जो अल्कोहल या फिर मरकरी इन ग्लास है, इसमें लंबाई में जो है अगर हम परिवर्तन होता था, तो ये जो लंबाई है, वो जो लेंथ है, वही जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके अलावा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब जो है विद्युतीय जो है हमारा यहाँ पे प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो उसके इसके अंदर क्या नापते हैं, उसमें हम रेजिस्टेंस ही नापते हैं। तो रेजिस्टेंस के माध्यम से जो है हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। उसके अलावा थर्मोकपल, ठीक है, थर्मोकपल देखते हैं ना इस तरीके से कुछ होता है। तो थर्मोकपल की बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ है ना, उसको नापते हैं, तो उससे जो है हमें थर्मोकपल के अंदर रीडिंग मिल जाती है। इससे भी टेम्परेचर नाप रहे हैं। ये सारे के सारे जो है थर्मामीटर हैं और इनसे जो है हम टेम्परेचर नाप रहे हैं। अगला वाला जो आता है रेडिएशन, जिसको हम पायरोमीटर बोलते हैं, जो कि ज्यादा टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन थर्मामीटर बोल दें या फिर जो है पायरोमीटर बोल दें। तो जो रेडिएशन थर्मामीटर है या पायरोमीटर है, उसमें जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, उसको जो है हम नाप के पता लगाते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो यहां पर जो है यहां पर दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, कैसे बनता है, बड़ी अजीब सी बात है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रेडिएशन थर्मोमीटर। ठीक है, तो रेडिएशन थर्मोमीटर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी बताओ। तो इसमें से कोई आंसर हो सकता है। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से, ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना है कि इसका जो है किस स्केल में नापते हैं। यहां पे प्रेशर नापना होगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में, और जो भी हमारा कांस्टेंट प्रेशर जो है गैस थर्मामीटर है, उसके अंदर वॉल्यूम मतलब आयतन नापना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम मरकरी जो है थर्मामीटर देखें तो उसमें जो है लंबाई नापते हैं, तब पता लगता है हमारा टेम्परेचर कितना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो है हमें रेजिस्टेंस ही नापना पड़ता है। उसके अलावा थर्मोकपल की बात करें, थर्मोकपल के अंदर ईएमएफ नापते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव जो है फोर्स हो गया। अगर रेडिएशन थर्मोमीटर की बात करें तो जो है इसमें पायरोमीटर जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन है उसकी तीव्रता को नापा जाता है, आई या फिर जे से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है बात हो गई थर्मोमीटर की, थोड़ा लगे हाथ हमने बात कर ली, ये जो है क्लियर हो गया। अगला क्या करें, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिकी संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबको आता है, ऐसी कोई चीज नहीं है ये कि मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। पढ़ अपने आप लेना, समझा मैं देता हूं। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है, हिंदी में बात करें तो ऊष्मागतिकी संतुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी संतुलन। क्या मतलब होता है इसका, संतुलन तो सबको पता है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी हमारा दो सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो है वो सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आता है, मतलब ऊष्मागतिकी संतुलन में है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है ना, वो प्रॉपर तरीके से, ये टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर के अलावा केमिकल चेंजेस जो भी हमारी जो इक्विलिब्रियम हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ये सारा का सारा जो है प्रॉपर तरीके से जो है संतुलन में है। मतलब ऐसे समझिए कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब तीन तरह के इक्विलिब्रियम जो है अगर होंगे इस किसी सिस्टम के अंदर, मतलब तीन तरह के संतुलन होंगे अगर किसी सिस्टम के अंदर, तो वो सिस्टम जो है हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, मतलब ऊष्मागतिकी संतुलन कहलाएगा। कौन कौन से तीन है, एक तो ऊष्मीय संतुलन हो गया, दूसरा कौन सा है वो है यांत्रिक संतुलन, और तीसरा कौन सा है, रासायनिक संतुलन। अगर कोई जो है हमारा सिस्टम वो जो है तीन तरह के संतुलन में है, मतलब जो है एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो रासायनिक जो है संतुलन, यांत्रिक संतुलन और जो है हमारा ऊष्मीय संतुलन। अगर कोई सिस्टम इन तीनों में संतुलित है तो कहा जाएगा कि वो जो है
ऊष्मागतिकी संतुलन, उसको हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है ऊष्मागतिकी संतुलन में है या फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ये बात तो यहां से क्लियर हो जाती है। उसके अलावा ये क्या होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने बताया अभी, क्या बोला कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब समय के हिसाब से जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव ना हो तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्थिर तापमान की बात करी जा रही है। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भैया फोर्स की बात आएगी, तो देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस, जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं, जो असंतुलित जो है बल हैं, वो जो है नहीं होने चाहिए सिस्टम के अंदर, तो जो है हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, यांत्रिक संतुलन में कहलाएगा। उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें रासायन में, तो कोई केमिकल जो है रिएक्शन ना हो रहा हो, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो सिस्टम में, तो हमारा सिस्टम कहलाएगा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये जो है हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आ जाता है। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी थी। ठीक है, 3 तरह से बात कर ली हमने। अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज, अब जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ती जाएंगी आपकी थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्वेश्चंस आते हैं और काफी बढ़िया क्वेश्चन डीप में भी पूछे जाते हैं। तो जितनी भी बातें बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से समझते जाइएगा, नोट्स अपने हिसाब से बढ़िया से बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में, हमारा नोट्स नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि बस पीडीएफ लिया, फोटोकॉपी कराया, काम कर दिया, नहीं। यहां पर नोट्स बनेंगे तो आपकी अपनी लैंग्वेज में बनेंगे, जो हम बोल रहे हैं यहां पर वो उसमें से भी कई सारी चीजें आपको लिखनी है, और जो भी हम जो है नोट्स दे रहे हैं उसमें से कई सारी चीजें लिखनी है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम जो भी प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रोसेसेस है, कौन कौन सी जो है ऊष्मागतिकी निकाय की प्रक्रम है, एक तरह से आप बोलते हैं, हम निकाय प्रक्रम बोल देते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस बोल देते हैं, और कई बार जो है हम केवल प्रोसेसेस ही बोल देते हैं कि जो है प्रोसेस कौन कौन सी होती है सिस्टम में। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हम बात करें, द प्रोसेस अकर्स, जो प्रोसेस होंगी व्हेन द सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन स्टेट, जब किसी सिस्टम में कोई परिवर्तन, जो चेंज आता है उनकी स्टेट में, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, तो जो है हमारा सिस्टम कहा जाता है कि उसके अंदर जो है परिवर्तन, जो है निकाय में जो है एक तरह से जो है प्रक्रम में, जो है एक तरह से बोला जाए कि निकाय के अंदर कोई प्रक्रम हो रहा है, मतलब निकाय के अंदर कोई प्रक्रम हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है, कब कही जाएगी, जब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, सिस्टम के अंदर जो भी अवस्था है, जो भी स्थिति है, उसमें कोई चेंज आ रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसके निकाय में जो है परिवर्तन आ रहा है, मतलब जो सिस्टम है उसमें जो है प्रोसेस हो रही है। तो ये जो है सीधी सी बात ये है, एन एनर्जी ट्रांसफर एट अ स्टडी स्टेट, मतलब जो एनर्जी जो है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एक प्रक्रिया तब घटित होती है जब सिस्टम किसी अवस्था में परिवर्तन या स्थिर अवस्था में ऊर्जा हस्तांतरण से गुजरता है, तब उस घटना को निकाय प्रक्रम कहते हैं। तो किसी भी जो है निकाय प्रक्रम का मतलब है जो भी हमारा जो है प्रक्रम तब कहा जाएगा जब उसके अंदर कोई भी हमारा स्टेट में परिवर्तन आ रहा होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा होगा। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि भैया उसके अंदर जो है स्थिर अवस्था में ऊर्जा हस्तांतरण होने लगे, मतलब जो है स्टडी स्टेट कंडीशन है, स्थिर अवस्था है, फिर भी जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा हस्तांतरण हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रोसेस हो रही है। चलिए आगे की बात करें, तो ये कितने तरह के हैं, कई तरह के, कई सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे पहला नॉन फ्लो प्रोसेस, एग्जाम में आएगा आगे चल के जब बात करेंगे, क्योंकि अभी समझ लेना नॉन फ्लो का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे नॉन फ्लो वर्क भी है और फ्लो वर्क भी है, तो यहां पे प्रोसेस ही समझ लीजिए। ठीक है, क्या होता है नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब फिक्स्ड मास विद इन द डिफाइंड बाउंड्री, अगर बाउंड्री डिफाइंड है, कोई भी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो है मास, मास कैसा है, वो है हमारा फिक्स। ठीक है, मास कैसा है हमारा, फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया जो प्रोसेस है वो हमारी जो है नॉन फ्लो प्रोसेस है। मतलब क्या है कि फिक्स्ड मास विद इन द डिफाइंड बाउंड्री, जो डिफाइंड बाउंड्री है, जो भी हमारा जो है बताई गई जो बाउंड्री है, उसके अंदर मास कैसा है, फिक्स है, इज अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट, और उसके अंदर भी कोई जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है, उसके अंदर ही तो हो रहा है ना, बाहर तो कुछ नहीं जा रहा ना, बाउंड्री तो क्रॉस नहीं हो रही है ना, बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो है जो प्रोसेस अंदर हो रही है, उस बाउंड्री के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वही है हमारी नॉन फ्लो प्रोसेस है, कोई समस्या नहीं है।
सीधा सा बात हो गया ना। तो नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब है कि कोई सिस्टम की जो है बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर मास हमारा फिक्स है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है। अरे सुना सुना सा लग रहा है कि सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जो है मास फिक्स है और सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब मास जो है वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है। समझ रहे ना, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। जो उसकी सीमा है उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्लोज सिस्टम है। तो अगर हमारा सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है, और उसके अंदर कोई जो है प्रोसेस जो है हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस। और देखो लिखा है क्लोज सिस्टम अंडरगोज नॉन फ्लो प्रोसेस। क्लियर बात समझ में आई। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि नॉन फ्लो प्रोसेस वो है जहां पर जो है सिस्टम की बाउंड्री के अंदर जो भी हमारा द्रव्यमान है वो जो है फिक्स रहता है, और उसके अंदर जो है कोई भी प्रोसेस, जो कोई भी स्टेट में परिवर्तन आ रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो जो ऐसी प्रोसेसेस हैं उन्हें हम जो है नॉन फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर बात हो गई, अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लो प्रोसेस। क्या होता है फ्लो प्रोसेस? ठीक है, प्रवाह प्रक्रम बोल सकते हैं हिंदी में, और जो है अब पता नहीं नॉन फ्लो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इतनी ज्यादा हिंदी नहीं आती मुझे। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं फ्लो प्रोसेसेस क्या होते हैं। देखो फ्लो प्रोसेस का मतलब है मास फिक्स नहीं है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, मतलब ओपन सिस्टम की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो वो तो फ्लो प्रोसेस होगी। इससे ज्यादा क्या समझोगे, सीधा सा बात है। मास इज एंटरिंग, मास जो है इंटर कर रहा है सिस्टम में, एंड लीविंग, उसे छोड़ के जा रहा है। ठीक है, थ्रो द बाउंड्री, बाउंड्री के जो है के अंतर्गत, जो भी बाउंड्री है उसके अंतर्गत मास इन हो रहा है और मास आउट हो रहा है। सीधा सा बात है, मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ओपन सिस्टम है। और ओपन सिस्टम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और ओपन सिस्टम के अंतर्गत अगर जो है यहां पर कोई भी अवस्था में परिवर्तन आ रहा हो, कोई भी स्टेट में चेंज आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं सिस्टम की स्टेट में चेंज आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब जो है वो प्रोसेस हमारी फ्लो प्रोसेस कहलाएगी। बिल्कुल सही है ना। तो फ्लो प्रोसेस समझ में आपको आ गया। ठीक है, तो फ्लो प्रोसेस का मतलब है मास इन हुआ, मास आउट हुआ। जो भी मास, जो भी हमारा द्रव्यमान इन हो रहा, उस वजह से काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, और जो द्रव्यमान आउट हो रहा है वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसने जो है कोई काम किया, कोई वर्क किया, तो वर्क ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होंगी वो सारी की सारी फ्लो प्रोसेस कहलाएंगी। सीधा सा बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टडी फ्लो प्रोसेस। एक और है हमारा स्टडी फ्लो प्रोसेस। क्या है? स्टडी फ्लो, स्थिर प्रवाह प्रक्रम, ऐसे कुछ बोल देते हैं इसको हिंदी में, स्थिर प्रवाह प्रक्रम, स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्थिर प्रवाह प्रक्रम, इतना ही, यही बोलेंगे हिंदी में, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टडी फ्लो प्रोसेस की बात करें, ये क्या होता है? स्टडी है, स्थिर है, प्रवाह हो रहा है, प्रक्रम है, मतलब क्या है? कुछ अजीब सी लग रहा है। अरे प्रवाह हो रहा है ना, फ्लो प्रोसेस का ही तो है। स्टडी है, स्टडी का मतलब जितना मास इन हो रहा है सिस्टम में, मान लीजिए इस तरह से बनाते हैं, यहां से थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहां पे। ठीक है, जितना भी हमारा जो है यहां पर इस तरीके से अगर हम कोई सिस्टम बनाते हैं इस तरीके से, तो जितना भी मास जो है एंटर कर रहा है इधर से, उतना ही यहां से लीव कर रहा है, और वो भी कॉन्टिन्यूअस है। जितना इन कर रहा है उतना भी मास यहां से बाहर निकला है, और कॉन्टिन्यूअस हो रहा है ऐसा। तो जितना भी अंदर जो आयतन है, जो भी अंदर का वॉल्यूम है, जो भी अंदर का आयतन है, वो कैसा है? हमारा फिक्स है। मतलब बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मास हो रहा है, मतलब लगातार द्रव्यमान अंदर आ रहा है। अरे ऐसे समझ लिए टंकी है, उसमें जितना पानी आप डाल रहे हो उतना ही बाहर निकल रहा है, बीच में जो है उसका आयतन या फिर वॉल्यूम फिक्स है। तो हम उस वॉल्यूम को बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। एक बात तो ये याद रख लीजिए, क्योंकि हम पूरे में नहीं पढ़ाएंगे कंट्रोल वॉल्यूम होता क्या है, फिलहाल यही समझ लीजिए क्या होता है। ये कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या वॉल्यूम बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। अब ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ये क्या बता रहा है कि भैया इसका तो आयतन इतना है, आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर जो है प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जितना मास इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है। इसका मतलब है ये स्टडी स्टेट प्रोसेस, जो भी स्टडी फ्लो प्रोसेस है, ये क्या है? स्टडी फ्लो प्रोसेस है। मतलब मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, जो भी उसके जो है सराउंडिंग से। ठीक है, ठीक है, एट एंट्री, उसके जो है प्रवेश के ऊपर से, वहां से जो है उसके अंदर घुस रहा है, मतलब सीधा साधा मास अंदर जा रहा है।
ठीक है, एंड एन इक्वल, बराबर मात्रा में मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, बराबर मात्रा में जो मास है, द्रव्यमान है, वो बाउंड्री क्रॉस करता है, जब वो एग्जिट करता है उतना ही बाहर निकल जाता है, सो दैट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो टोटल जो है मास जो है सिस्टम का, वो तो हमारा फिक्स हो गया। हम अभी ऊपर बात कर रहे थे नॉन फ्लो प्रोसेस में द्रव्यमान जो है स्थिर है, लेकिन यहां द्रव्यमान स्थिर है, देख रहे हो ना, द्रव्यमान कैसा है, स्थिर है, टोटल मास जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी हमारा यहां पर मास है वो कैसा है, वो हमारा टोटल मास वो है हमारा फिक्स है। तो हम कह सकते हैं ये स्टडी फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएगा, नॉन फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत नहीं, स्टडी फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो है हमारा स्टडी फ्लो प्रोसेस हो गया। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस आगे देखना पड़ेगा, SFEE पढ़ना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है वो चीज। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस वहां भी यूज होगा, तो ये तीनों ही इस्तेमाल होने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? क्वासी का मतलब होता है, क्या होता है, ऑलमोस्ट, यहां पे लिखा हुआ है क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब स्टैटिक। अब देखो ध्यान रखना, हिंदी में समझते हैं, क्वासी स्टैटिक, क्वासी का मतलब ऑलमोस्ट, मतलब लगभग, बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक का मतलब स्थिर, बिल्कुल लगभग स्थिर सा ही है कुछ, ठीक है। और प्रोसेस का मतलब प्रक्रम, तो लगभग स्थिर प्रक्रम है। इसका मतलब जैसे पेड़ जो है हमारे बढ़ते हैं ना, जैसे हमने कोई पौधा लगाया और हम रोज उसे देखें, हमें तो बिल्कुल वैसे ही नजर आता है, उसके बढ़ता हुआ जो सिस्टम है ना वो समझ नहीं आता, मतलब वो दिखाई नहीं देता कि कब ये बढ़ रहा है, ये कब ये इसने जो है अपनी लंबाई बढ़ा ली, अचानक से देखो तो हाँ इतना बड़ा हो गया। लेकिन वैसे उसकी जो प्रक्रम, जो भी उसकी प्रोसेस है ना, वो इतनी स्लो है, इतना जो है इनफाइनाइटली स्लो है, मतलब एक तो बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब बहुत ज्यादा जो है धीमा है उसकी जो प्रोसेस है। तो हम ऐसी प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है इसके अंदर, क्या है कि जितनी तरीके से जो है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को अगर हम रोक दें और वापस कर दें, तो वापस जो है वो चीज वैसी ही बन जाए। तो मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, आगे बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। लेकिन फिलहाल क्वासी स्टैटिक जो है हमारी प्रोसेस है, उसमें उसका समझिए कि वो जो है, इसका क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब सीधा सा बात समझेंगे भी आगे चल के कि सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है धीरे 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 हर स्थिति में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, मतलब जो है संतुलन में रहती है। तो हर बार जितना भी उसके अंदर कोई चेंज आया, बहुत कम चेंज आया। एक तो पहली चीज तो ये कि चेंज इतना आया कि हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग लगभग उसकी स्थिति वैसी ही है। और दूसरा वो संतुलित भी है। तो सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो लगातार ऐसी घटनाएं वो करता रहता है। एंड इनफाइनाइट स्लोनेस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और ये जो है पूरे तरीके से इनफाइनाइटली स्लो है। मतलब इनफाइनाइट स्लो मतलब पूरी तरीके एक तरह से बोले कि ये इतना स्लो है कि भाई इसको जो है पहचानना या ये पता लगाना कि इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जो है पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसे पता लगाएंगे भाई, कोई एग्जांपल है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप समझें कि हमने जो है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उसमें जो है बहुत सारे महीन महीन ब्लेड लगा दिए, इस तरीके से एक बहुत महीन महीन ब्लेड लगा दिए, बिल्कुल एक के ऊपर एक रख दिया। अच्छा, उसमें जो है एक ब्लेड को हम मूव करते गए, दूसरे को मूव करते, तीसरे को मूव करते गए, इस तरीके से हम उसको खींचते गए। तो क्या होगा, बहुत मतलब बहुत पतले हैं, पता भी नहीं चल रहा, बहुत पतले हैं, इनको हम खींच रहे हैं लगातार। तो क्या है, हाइट तो कम हो रही है, और हाइट अगर हम और लगाते जाए तो बढ़ भी रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, बहुत स्लो है, बहुत जो है सेक्शन में बटा हुआ भाग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है जो प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि हम इसकी जो है हाइट को बढ़ा भी सकते हैं और इसकी हाइट को कम भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ सिस्टम है। या फिर ऐसा समझिए कि आपने जो है क्या करना है, कोई एक ऐसा जो है सिस्टम बनाइए जिसमें कि जो है हमारा जो है बहुत सारा जो है उसका जो, जैसे मान लीजिए ये कोई पीस है इस तरह से, और ये पीस आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम स्थिर ऐसा ही है, नहीं, ये तो बहुत सारे पतले पतले जो है ताश के पत्तों से मिलकर बनाए हुए, एक तरह से जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। लेकिन जो पेपर है वो बहुत ज्यादा पतला है और ये बहुत ज्यादा पतलों में पोर्शन में बना हुआ है। तो अगर इसमें कोई प्रोसेस में कोई चेंज आता है, एक पत्ता निकाला
तो पता लगेगा कि हाँ एक हमने पीस निकाल लिया है? हमें नहीं पता लगेगा। दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, इस तरीके से आप निकालते जा रहे हैं। बहुत महीन है, मतलब इतनी हाइट को कवर करने के लिए हो सकता है 2000 पीस 2000 जो है पीसेस निकालने पड़ रहे हैं। तो वो पता नहीं चलने ना, इतना स्लो प्रोसेस है। तो अगर हमें वापस से उनको रखना स्टार्ट कर दिया तो जो है प्रॉपर से उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोसेस जिसको हम बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है और उसके अंदर जो है क्या बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो है कोई चेंज हो रहा हो तो उस चेंज को हम बदल भी सकते हैं, तो वो जो है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगा। मतलब स्टैटिक मतलब बिल्कुल एकदम स्थिर ही है, ठीक है, उसी को स्टैटिक हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बढ़िया चीज पे कि रिवर्सिबल प्रोसेस पे बात करते हैं कि क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि अभी क्वासी स्टैटिक में आपने समझा कि उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? तो रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स हो जाना और प्रोसेस का मतलब प्रक्रम तो है ही है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ये समझते हैं पहले। तो ए रिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो समटाइम्स नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देख रहे हो कितनी बड़ी अच्छी जोड़ी है कि एक कह रहा है कि हम जो है उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम तुम्हें जो है रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। मतलब क्वासी स्टैटिक जो है प्रोसेस इसको भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, एक ही बात है। इज वन विच कैन बी स्टॉप्ड एनी स्टेज, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसको किसी भी स्थिति में हम रोक दें और वापस कर दें तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाती है। मतलब क्या हुआ कि देखो अगर हम जो है 1 से लेके 2 तक हम जो है कोई भी हमारी प्रोसेस हो रही है, जो अभी हमारी 1.1 से लेके 0.2 तक जो है हमारी कोई एक प्रोसेस हुई, लेकिन जो है इस प्रोसेस को होने में हर एक पॉइंट पे चाहे किसी भी पॉइंट पे इसको रोका जाए और वापस से उसे एक स्थिति की तरफ भेज दिया जाए तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगी। मतलब पेड़ बड़ा हो गया, हम उसको क्या छोटा कर सकते हैं? नहीं, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, अगला वाला है। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर हमने बहुत सारे कार्ड रख दिए, अगर उसको हम हटाते जाएं वापस से रखते जाएं तो वो वापस से अपनी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो वही चीज यहां पर भी है कि अगर हम देखें तो हर एक स्थिति में रो है, जहां जहां भी जितनी भी पॉइंट अगर हम यहां पे बना दें, हर एक पॉइंट उसके लिए क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। मतलब वो जो है संतुलन की स्थिति हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा। हर एक बिंदु उसका इक्विलिब्रियम स्थिति है। इक्विलिब्रियम जो है मतलब संतुलन स्थिति है। तो ऐसा जो हमारा जो है जो प्रोसेस होगा उसको जो है हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। वापस से बताएं कि एक पॉइंट बिंदु 1 से लेके 2 तक जो प्रोसेस हुई तो 2 से 1 तक वापस से जो है पहुंच जाए और वापस पहुंचे सेम पाथ से, कोई भी परिवर्तन ना हो उसके अंदर, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया जो भी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसे कभी कभी हम अर्धस्थैतिक प्रक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं, क्वासी स्टैटिक रूप में भी जाना जाता है, वह किसी भी स्तर पर उसको अगर हम किसी भी स्तर पर रोक दें उसे रोका जा सकता है और उल्टा किया जा सकता है ताकि सिस्टम जो है और जो परिवेश है उसके अंदर कोई भी बदलाव या कोई भी अपनी प्रारंभिक जो है उसके अंदर बदलाव नहीं रहता है, मतलब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाता है। तो हम ऐसा समझते हैं कि एक कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ये हमारा ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर कोई बदलाव हुआ और उस बदलाव के अंतर्गत जो है एक बिंदु से वो जो है दूसरे बिंदु तक पहुंच गया। तो क्या हुआ? तो अगर ये बदलाव हो गया है तो ये बदलाव को हम जो है वापस भी कर सकते हैं। मतलब जो है यहां पर जो बदलाव हुआ है उसको हम प्रॉपर तरीके से रिवर्स कर सकते हैं और रिवर्स करने के बाद जो एक पॉइंट में वापस से पहुंच गया तो इसका मतलब है एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद सिस्टम के अंदर कोई भी चीज शेष न रह जाए, जैसा पहले था, कोई भी अंतर ना हो, जैसा पहले था वैसा ही अगर हमें वापस मिल जाए तो ऐसा प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर हो गया होगा? बहुत बातें कर ली। ठीक है, चलिए, तो प्रारंभिक स्थिति में आप वापस पहुंच जाइए, लेकिन क्या कर सकते हैं? लेकिन जो है आप जो है उसके अंदर कोई चेंज मत छोड़ दीजिए, सिस्टम में कोई चेंज ना रह जाए। तो ऐसा प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और जो है इस प्रोसेस में कई सारे गुण होते हैं। कई सारे गुण क्या मतलब? 3 गुण हैं जो प्रॉपर तरीके से समझने पड़ेंगे। डिटेल में है तो आप समझ रहे होगे, मेंस में क्वेश्चन आया है इसलिए जो है मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वैसे प्री में क्वेश्चन भी आता है। चलिए, तो क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या है इसके जो है विशेषताएं? तो जो है रिवर्सिबल प्रोसेस की
तीन मुख्य विशेषताएं हैं, उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इट मस्ट पासेस थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ। जो भी हमारा प्रोसेस हुआ है तो जो है वहां पर वो है जो है उसी जो है स्थिति से गुजरते हुए वापस अपनी स्थिति में पहुंचे। मतलब 1 से लेके 2 तक गया था तो 2 से 1 तक पहुंचने के लिए वो उन्हीं बिंदुओं से होके गुजरे जैसे जो है जिस बिंदुओं से होके वो आया था। मतलब जो है इनिशियली विजिटेड ऑन द फॉरवर्ड पाथ, मतलब जिस रास्ते से जो है वो जो है दूसरे पॉइंट पर पहुंचा था उसी रास्ते से पहले पॉइंट पे पहुंचे, वापस से उसी पाथ को चुनाव करे। तो जो है एक प्रॉपर्टी ये जो है इसका जो है एक विशेषता हो गई कि ऐसा होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जो पाथ है वो जो है वही होना चाहिए, पाथ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से जाए। एक चीज हो गई। दूसरा, दिस प्रोसेस व्हेन अंडरगोन विद लीव नो हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स इन द सराउंडिंग। मतलब सीधा सा बात है कि अगर हम जो है कोई प्रोसेस हो रही है, अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो अपना कोई भी हिस्ट्री, मतलब कोई भी उसके जो है इतिहास या कोई भी चीज यहां पे छोड़ेगा नहीं, जैसी स्थिति में पहले था वैसी स्थिति में मिल जाए। तो ऐसा जो है यहां पर होना चाहिए। मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो है जैसा हुआ, मतलब 1 से 2 तक पहुंचने में कुछ उसमें ऐसा खराब या कुछ चेंज नहीं आना चाहिए जो कि जो है वापस से पहले पॉइंट पे पहुंचे तो उसमें वो चेंज बना रहे, ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए। चेंज नहीं रुकना चाहिए, उसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए। जैसी प्रारंभिक स्थिति में हमें मिला था वैसे ही प्रारंभिक स्थिति में हमारा सिस्टम जो है मिलना चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। उसके अलावा इट मस्ट पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि भाई जो है यहां पर जो इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन, जो भी हमारी संतुलन की स्थितियां हैं उनकी सीरीज, मतलब उसकी जो है पूरी क्रम के माध्यम से जो है कॉन्टिन्यूअस क्रम के माध्यम से वो जो है हमारा प्रोसेस घटित होना चाहिए। कैसा, मतलब इन्होंने क्या बात की, ये बात कर रहे हैं कि 1 से लेके 2 तक पहुंचने में जो है बराबर जो भी हमारे सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उनसे होके गुजरना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने यहां से लेके यहां तक पहुंचे तो बीच में जो है बिल्कुल संतुलन की स्थिति नहीं रही, नहीं, यहां पे हर जगह संतुलन की स्थिति में होते हुए दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है और दूसरे पॉइंट से सेम पाथ पकड़ते हुए और उन्हीं संतुलन बिंदुओं से होते हुए और कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट नहीं छोड़ते हुए हमें पहले पॉइंट तक पहुंचना है। तो अगर ऐसी प्रोसेस है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब समझ में आ गया, तीनों पॉइंट एक ही बार में बता दिए हमने आपको, ठीक है। चलिए अब एक और चीज है, क्या है यहां पर, नो रियल प्रोसेस इज ट्रूली रिवर्सिबल। कोई भी जो है वास्तविक जो प्रोसेस हैं, जितनी भी प्रोसेस हमारे संसार में घटित हो रही हैं उनमें से कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो जो भी हमारी बात है कि रिवर्सिबल प्रोसेस कोई है क्या, नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, नियरली रिवर्सिबल होती हैं। तो सम प्रोसेस में अप्रोच रिवर्सिबिलिटी टू क्लोज अप्रोक्सीमेशन, बहुत जो है निकटतम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस कई सारी मिल जाएंगी। तो उसके बारे में हम इसके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा याद कर लेना, बढ़िया तरीके से मेंस में काम आएगा, ठीक है। प्री तो आपका निकलेगा, पक्का बता रहा हूं, प्री तो आपका निकल जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, एकदम बेहतरीन निकलने वाला है प्री। प्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना भी कंटेंट है प्रॉपर पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। उसके अलावा जितना भी हम टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चंस देंगे वो भी बढ़िया तरीके से बिना चीटिंग के करेंगे, तो प्री तो निकलेगा ही निकलेगा। बस अपना जो है मेंस के लिए भी साथ ही साथ लेके चले, अलग से टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं, देखिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरे तरह एग्जांपल है, ये लगभग एग्जांपल है। मतलब ऐसा है कि एकदम कोई भी प्रोसेस तो हमारी रिवर्सिबल होती ही नहीं है, उसमें लगभग में बात कर सकते हैं। तो पहला बात है फ्रिक्शन लेस। अब जैसे ही फ्रिक्शन लेस लिखा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, फ्रिक्शन तो हर जगह है, मतलब घर्षण के बिना तो कुछ है ही नहीं संसार में। अगर संसार में घर्षण नहीं होता कई अलग तरह के नियम बन जाते। तो यहां पर बात कर रहे हैं फ्रिक्शन लेस रिलेटिव मोशन। इसका मतलब ये खुद ही जो है अपना जो है स्वप्न में बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि भाई घर्षण रहित सापेक्ष गति। ऐसी कौन सी गति है जो किसी के अंदर घर्षण ना हो, हर जो है गति के अंदर घर्षण होता है, चाहे कहीं पे भी कोई भी मोशन हो रहा हो। अगर कुछ नहीं होगा तो हवा का जो है दबाव, एक तरह से फ्रिक्शन आएगा। अगर हवा भी नहीं है तब भी कहीं ना कहीं आपका फ्रिक्शन रहेगा, घर्षण तो रहेगा। तो लेकिन फिर भी
कम तो कर सकते हैं ना, तो कम से कम फ्रिक्शन, मतलब घर्षण रहित का मतलब यही है, कम से कम फ्रिक्शन है, तो घर्षण रहित जो है सापेक्ष गति अगर हो रही है तो हम उसको बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम उसको वापस अपनी स्थिति में लेके जाएं तो लगभग सेम स्थिति प्राप्त हो जाती है हमें, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, या फिर उसका संपीड़न हो रहा है, तो स्प्रिंग वही स्थिति हमें प्राप्त करके मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात होगी। अगला दूसरा एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड है उसको दबाया एडियाबेटिकली और जो है इसको छोड़ा तो वापस से अपनी उसी स्थिति में मिल जाता है, जितना उसकी क्वांटिटी होती है, जितना उसका आयतन होता है उतना मिल जाता है। तो द्रव का घर्षण रहित रुद्धोष्म विस्तार या संपीड़न, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसके अलावा तो एग्जाम्पल में से क्वेश्चन बनता है क्या, एक्चुअली एसएससी जेईई के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बड़े लंबे लंबे लिखी अवस्था में मिलते हैं, मतलब पूरा लिखित में रहता है क्वेश्चन, पढ़ते ही आधा घंटा निकल जाए, मतलब बहुत समय लगता है पढ़ने में ही। तो प्रैक्टिस तो अभी से आपको डालनी पड़ेगी कि प्रॉपर लिखा हुआ प्रॉपर समझना, जितना भी लिखा हुआ है इसको फिर समझना भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही रहेंगे कि भैया फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड इज द एग्जांपल ऑफ, भाई रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है। मतलब द्रव का घर्षण रहित रुद्धोष्म विस्तार या संपीड़न किसका जो है उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आंसर बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन है वो बड़ा लंबा लंबा लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, कई बार जरूरत भी नहीं होती फिर भी इतना लंबा लंबा लिखते हैं, जैसे कोई अब आगे बात करेंगे तब हम जब क्वेश्चन करेंगे तब उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एडियाबेटिक हो या पॉलीट्रोपिक को बात तो एक ही है, द्रव का पॉलीट्रोपिक विस्तार या संपीड़न, तो ये भी हमारा एग्जांपल है। आइसोथर्मल मतलब जो है समतापी की बात कर रहे हैं, समतापी जो है एक्सपेंशन और कंप्रेशन मतलब विस्तार या फिर जो है संपीड़न, तो समतापी विस्तार या संपीड़न ये भी एग्जांपल है हमारा रिवर्सिबल। और लास्ट में आता है इलेक्ट्रोलिसिस, जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत धीमी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस, इधर से सारा का सारा मटेरियल दूसरे प्लेट पे जाके लग गया या फिर उधर का सारा मटेरियल इधर वाली प्लेट पे लग गया, मतलब लगता पूरा पूरा है, लगभग लगभग पूरा तरीके से जो है उसमें मटेरियल जो है ट्रांसफर होता है, तो वो भी हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस के, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। चलिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अभी तक जितना पढ़ा था रिवर्सिबल में तो ये समझ में आ गया कि रिवर्सिबल क्या होगा, क्योंकि भैया जो है जिस पाथ से आए थे वो पाथ नहीं होने वाला, पाथ में परिवर्तन हो जाएगा, और उसके अलावा जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बनेगी, संतुलन की स्थितियां नहीं बनने वाली। अच्छा, उसके अलावा जैसा था वैसा तो कभी मिलने ही वाला नहीं है, तो ये इररिवर्सिबल तो पहले से ही पता है, मतलब समझ लेते फिर भी इररिवर्सिबल सिस्टम, जितने भी इररिवर्सिबल सिस्टम है आर दोज विच डू नॉट मेंटेन इक्विलिब्रियम, जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करते, वो संतुलन मेंटेन नहीं करते, ठीक है। बट ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस जब हो रही हो, अकरेंस का मतलब क्या होता है, जब प्रोसेस होना, या अकर का मतलब होता है किसी चीज का होना, उसी को हम अकरेंस बोलते हैं। अकरेंस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस जब हो रही है उस दौरान वो जो बिल्कुल भी जो है मेंटेन नहीं करते इक्विलिब्रियम को, मतलब जो है संतुलन को बिल्कुल भी जो है एक तरह से मेंटेन नहीं करते, मेंटेन मतलब एक तरह से बना के नहीं रखते, संतुलन नहीं बनाते ये लोग। तो अपरिवर्तनीय प्रणालियां मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, हिंदी में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, अपरिवर्तनीय प्रणालियां लिखा हुआ है इरिवर्सिबल प्रोसेस को, वे हैं जो किसी प्रक्रिया के घटित होने के दौरान संतुलन बनाए नहीं रखते हैं। तो किसी जो है प्रक्रिया के दौरान संतुलन को नहीं बना के रखते हैं, संतुलन की स्थिति नहीं रखते हैं, तो ऐसे जो है हमारी प्रोसेस कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस एक टर्म हटा दिया, संतुलन में नहीं है मतलब इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो अच्छा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है हम क्या बोलेंगे, इज वन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर। हीट जो है, जो ऊष्मा है, वो फाइनाइट टेम्परेचर पे जो है ट्रांसफर हो रही है। फाइनाइट का मतलब जो भी संख्याओं में, मतलब जैसे इतना हीट ट्रांसफर हो गई, इतनी हीट ट्रांसफर होगी, इतनी हीट ट्रांसफर, जब हीट का ट्रांसफर होगा ना तो जो है कह सकते हैं कि हीट जो है एक बार ट्रांसफर हुआ तो हीट में जो बदलाव हुआ, जो भी चेंज हुआ वो फाइनाइट हो जाएगा, उसी को जो है यहां पर हम टेम्परेचर, जो भी हमारा जो है यहां पर जो है जो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर में उसके परिवर्तन हो रहा है, तो सेम टेम्परेचर ला पाना बड़ा मुश्किल है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो है जो भी हमारा हीट है वो जो है फाइनाइट टेम्परेचर के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अपरिवर्तनीय प्रक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा को एक सीमित तापमान के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तापमान जो है सीमित तापमान है, उसी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। तो यहां पर जो है एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, याद रखने वाली चीज ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लगभग ज्यादातर जानकारी हमारी रिवर्सिबल से ही मिल गई थी, वहां जो चीजें हो रही हैं वो चीजें यहां पे नहीं होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो टॉपिक है जो एग्जाम में एकदम नाम से पूछे गए थे मेंस में। क्या है? जो है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी और जो है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? तो ये एक बात क्वेश्चन है कि प्री में क्वेश्चन आता है, हाँ आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फिलहाल हम मेंस में बात कर लेते हैं क्या है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। मतलब जो है एक तरह से बोलें कि बाह्य इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। तो ये बाह्य इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर डेफिनेशन डिटेल है। क्या है कि जो प्रोसेस है वो हम जो है तब बोलेंगे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, हम इसको तब बोलेंगे किसी प्रोसेस को जब इफ नो रिवर्सिबिलिटी अकर आउटसाइड द सिस्टम। मतलब जो है कि जो है सिस्टम के बाहर कोई भी रिवर्सिबिलिटी ना हो रही हो। रिवर्सिबिलिटी ना हो रही हो मतलब क्या हुआ, मतलब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो रहा हो कि सिस्टम के बाहर, आउटसाइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दे इफ नो रिवर्सिबिलिटी अकर आउटसाइड द सिस्टम। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है, लिखने में बड़ा मजा आएगा। क्या है? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी लिखा है ना, इसका मतलब है बाहर इरिवर्सिबिलिटी है। अब बाहर इरिवर्सिबिलिटी है तो इसको देखो प्रॉपर किस तरीके लिखा गया, बुक्स का है प्रॉपर तरीके से, और वो भी सेंजल की बुक का है, बहुत बड़ी बुक है, आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, आपको शायद मिल गई है, इसको कंटेंट में देख लेना। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से अगर हम बताएं तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि बाहर जो है इरिवर्सिबिलिटी है, सिस्टम के बाहर मतलब सराउंडिंग में इरिवर्सिबिलिटी है। यही तो बात है ना। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे एग्जैक्ट कर सकते हैं कि जो है सिस्टम के बाहर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। वही तो बोला इन्होंने, जो सिस्टम है उसके अंदर जो है बाहर जो है रिवर्सिबिलिटी आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। बाउंड्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी हमारे सिस्टम की बाउंड्री है उसके बाहर जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं है, तो उसी को जो है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। यही तो बात है ना। चलिए ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। एक प्रक्रिया को बाह्य रूप से अपरिवर्तनीय कहा जाता है यदि प्रक्रिया के दौरान सिस्टम की सीमाओं के बाहर कोई उल्टाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कहलाएगा। सीधी सी बात ये हो गई। अगला बात करें, एग्जाम्पल क्या है, मैकेनिकल फ्रिक्शन अकरिंग ड्यूरिंग अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के दौरान जो भी यांत्रिक घर्षण है, उसकी यांत्रिक घर्षण होता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी सोर्स के कारण कोई भी यांत्रिक घर्षण हो रहा है, तो जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का। घर्षण हो रहा है का मतलब इरिवर्सिबिलिटी आ गई, तो अपने आप यहां पे बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी मतलब आंतरिक जो है एक तरह से इरिवर्सिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब बात करें इसमें कि दीज आर एसोसिएटेड विद डिसिपेटिंग इफेक्ट विद इन द वर्किंग फ्लूइड। मतलब सिस्टम के अंदर जो है कोई डिसिपेशन इफेक्ट जो भी हमारा जो है वो हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आ गई। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी है तो जो है हम कह सकते हैं कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी आ जाता है। सीधा सा बात है। अगर इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैस, अगर कोई गैस है उसका बिना किसी रुकावट के विस्तार होता जा रहा है, तो यहां पे प्रॉपर तरीके से फैलती जा रही है, तो क्या हो रहा है, यहां पे चेंज आ रहा है ना। तो चेंज आ रहा है तो वो जो चेंज है वो आपस से इकट्ठा तो नहीं किया जा सकता, कोई जो है एक्सटर्नल जो है कोई उसके अंदर रुकावट ही नहीं आ रही, कोई बाहरी रूप से उसके अंदर रुकावट नहीं आ सकती, और ये सब सिस्टम के अंदर हो रहा है। मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के अंदर गैस छोड़ दी जाए, और गैस छोड़िए थोड़ी मात्रा में गैस छोड़ी, तो वो बिना किसी रुकावट के वो फैलना स्टार्ट कर जाएगी। अब ये जो फैलना स्टार्ट किया गया, इससे क्या हुआ, सिस्टम के अंदर में परिवर्तन आया ना, और वो ऐसा परिवर्तन है जिसको हम वापस नहीं कर सकते, पूरी गैस को भर के एक सिलेंडर में नहीं सकते। तो इसका मतलब है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो गई। यही जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, आगे बात करें, विस्कोसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द गैस। मतलब विस्कोसिटी एंड इनर्शिया किसी भी गैस की जो भी हमारी श्यानता है और जो इनर्शिया जो भी हमारा उसका जो है इनर्शिया है, ये दोनों जो है गैस के लिए, तो ये जो है हमारा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी में आ जाएंगे। ये जो है एग्जांपल है। तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के बारे में समझ लिया। अगर बाहर कुछ ऐसा घटित हो रहा हो तो जो है सिस्टम की बाउंड्री के बाहर, तो हमने बोला मैकेनिकल फ्रिक्शन हो रहा है,
तो भी वहां पे जो है इरिवर्सिबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब सिस्टम के अंदर जो है कुछ भी चेंज ऐसा हो रहा हो जिसे हम जो है बदलाव को रोक ना सकें, तो वो भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं लिखना होता, इतना टाइम नहीं होता मेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ डायग्राम जो है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, ये बना दिए तो काफी काम चल जाएगा। पहला देखते हैं, यहां पर बात करिए स्लो प्रोसेस की। स्लो प्रोसेस का मतलब बहुत धीरे धीरे कोई प्रोसेस हो रही है। मतलब अगर आप देखें तो यहां पर पानी भरा हुआ है एक टैंक में, और पानी के कारण इस दीवार के ऊपर, ये जो दीवार है, जो भी वॉल है, इस वॉल के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है। देखो यहां पर वाटर भरा हुआ है, यहां पर वाटर है, इस वाटर के कारण इस वॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स लग रहा है, जो भी हमारा प्रेशर लग रहा है, फोर्स का मतलब यहां पर प्रेशर लग रहा है, तो ये जो है वॉल को दबा रहा है, तो वॉल जो है धीरे धीरे खिसकती जा रही है बाहर की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सपेंशन बोल देंगे। ये एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है इसका, सीधा सा बात है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ध्यान रखना, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। या फिर ऐसा हो कि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं इस दीवार के ऊपर, इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी की हाइट में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो हम जो है कंप्रेशन करें या फिर जो है एक्सपेंशन करें, मतलब विस्तार करें या फिर जो है संपीड़न करें, दोनों ही कंडीशन में, लेकिन कैसा है, स्लो करें, बहुत स्लो करें, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है यहां पे क्या हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये तो एक एग्जांपल आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का और मिल गया कि एक टैंक में पानी भरा है, उसकी एक वॉल को बहुत धीरे 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 अगर हम उसको खिसकाएं, पता ना चले किसी को, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से जो है हम बोलेंगे कि भाई यहां पर जो है एक्सपेंशन हो गया, मतलब विस्तार हो गया। और अगर उसी को धीरे धीरे अब वापस से लेके आए तो जो है कहेंगे कि भाई ये जो है कंप्रेशन हो गया, मतलब संपीड़न हो गया। तो हम इन दोनों ही कंडीशन में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे, उन्हीं बिंदुओं से होकर गुजर रहे हैं वापस से, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। हर बार हमने जो है जहां पर दाब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जो दीवारें हैं उनमें दाब बराबर है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, पास्कल का नियम। इसलिए तो यहां पर स्लो प्रोसेस है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल हो जाएगा। उसके अलावा इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, अगर हम बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से जो है दीवार को बाहर की तरफ धकेल दिया, तो जो है हम क्या बोलेंगे, जैसे धकेलेंगे तो पूरा का पानी एकदम से तो बराबर नहीं हो जाएगा, धीरे से एकदम इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके झटका लगेगा बहुत तेजी से, और यहां पर जो है इतने एरिया में बहुत तेजी से प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो ये जो है, ये सॉरी, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा शुरुआत में बहुत तेजी से, अगर हम ऐसे करेंगे। तो देखो ना, कई बार पानी ऐसे हम रोक के रखे, एकदम ऐसे छोड़ते हैं, तो यहां पर जैसे ही हमने छोड़ा तो पानी तो बेचारा यही रह जाता है, हमारा हाथ यहां तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो हमारा जो वॉल है उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया, उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, अगर हम जो है इसको क्या करें, वापस लेके आए, तो एकदम झटके से अगर हम वापस लेके आए तो यहां पे बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा इस वॉल पे और यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर संतुलन की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही, बहुत तेजी से जो है यहां पर काम हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे फास्ट प्रोसेस है, तो इसका मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? चलो ये दो चीजें तो समझाई। अब तीसरी बात, इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो है डायग्राम देख लेते हैं। क्या है कि अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो अगर हम दिखाएं तो 1 से 2 तक पहुंचे हैं, 1 से 2 तक पहुंच रहे हैं, तो 1 से 2 तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, मतलब संतुलन की स्थिति जो है या संतुलन की जो अवस्था है, तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, मतलब यहां हम बोल सकते हैं कि असंतुलन जो है, स्थितियां जो है यहां पर, या स्टेट है या फिर अवस्था बोलेंगे, तो असंतुलित अवस्थाएं हैं, उनसे होके गुजरेगा, 2 तक पहुंचेगा। लेकिन 2 के बाद ये जो वापस 1 पे पहुंचाए, तो हो सकता है किसी और जो है रास्ते से होके गुजरे, उस वाले रास्ते से होके नहीं गुजरेगा। सीधा सा बात ये है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तो ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक चीज और बची, बस एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे इरिवर्सिबल के, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर हमने जो है एक सिलेंडर के अंदर क्या भरा, एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन होगा ना पहले, तो एक पिस्टन लगा हुआ है, और वो पिस्टन के अंदर यहां पर जो भी हमारा आयतन है, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी हमारा मास भरा हुआ है, कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी चीज रखी हुई है, जो भी लिक्विड, द्रव, गैस, जो भी आप समझे, वो रखी हुई है। तो यहां पर क्या सिस्टम है, यहां पर कोई भी फोर्स हमारे पिस्टन के ऊपर नहीं लगा हुआ, पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, बस सिस्टम बिल्कुल इस तरह से ही है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा।
तो यहां न तो यहां पर कोई भी जो है इरिवर्सिबिलिटी होगी, नो इरिवर्सिबिलिटी इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, सिस्टम के बाहर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम कुछ मोशन ही नहीं दे रहे, कोई मैकेनिकल फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, मतलब यांत्रिक घर्षण तो है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे, तो कहां से होगा? तो यहां पर नो इरिवर्सिबिलिटी आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर भी कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्व्स, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इन्वॉल्व्स नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो जब भी हम बात करें तो ये सिस्टम कैसी कंडीशन में? रिवर्सिबल कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के बाहर भी कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो रही, सिस्टम के अंदर भी कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो रही। तो इरिवर्सिबिलिटी अंदर भी नहीं, इरिवर्सिबिलिटी बाहर भी नहीं, तो सिस्टम अगर हम काम कर रहा है और दिखाई नहीं दे रहा, बहुत धीरे स्लो है, ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा सिस्टम है? रिवर्सिबल सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है। यहां पे बात समझ में आ गई? तो ये चीज है प्रॉपर तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, एग्जाम्पल देखने हैं हमें इरिवर्सिबल के। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल है ना, हर जगह तो यही हो रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। रिलेटिव मोशन विद फ्रिक्शन, मतलब घर्षण के साथ सापेक्ष गति, हिंदी में लिख सकते हैं घर्षण के साथ, घर्षण के साथ साथ सापेक्ष गति, ठीक है, तो घर्षण के साथ सापेक्ष गति हो गया। उसके अलावा कंबसन, कंबसन का मतलब होता है दहन, तो दहन हो रहा है, मतलब कोई भी लकड़ियां थी वो जल गई, फ्यूल था वो जल गया, अब क्या वापस थोड़ा बुला सकते हैं? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जिस चीज को वापस ना लाया जा सके या फिर लाएं तो उस स्थिति में पैदा ना हो, मतलब उस स्थिति में हो ही ना, मतलब लकड़ियां जल गई तो राख बचेगी, कोयला बचेगा, वही बचेगा, तो इसका मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा डिफ्यूजन है, कोई भी कण आपस में टकराए, डिफ्यूज हो गए, अब क्या उसमें कुछ बचता थोड़ी ना है, जो भी बचा कुछ है वही मिलेगा, ठीक है, तो डिफ्यूजन हो गया। उसके अलावा फ्री एक्सपेंशन हो गया, मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर जो है हमने क्या किया, जो भी हमारा पार्टीशन था, इधर बहुत सारी गैसेस थी, काफी प्रेशर में भरी हुई थी, बिल्कुल बीच से निकाल दिया हमने, बीच से निकल गया, अरे भाई निकल जाओ, बिल्कुल निकल गया। जैसे ही बीच से ये हमने जो है हटा दिया तो ये पूरे में फैल जाएंगी, तो जब फैलेंगे इसी को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। याद रखना ये टर्म है, एग्जाम आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फ्री एक्सपेंशन हो गया। तो जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो कोई वर्क वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा, अगर एक बार गैस फैल गई तो वापस से नहीं इकट्ठी कर सकते ना, तो वापस से इकट्ठी नहीं की तो इसके मतलब अगर हम वापस से लेके भी आएंगे तो भी हमारा जो है अचानक से आपने फैलाया था ना, फ्री एक्सपेंशन अचानक से हुआ था, तो यहां पर जो है संतुलन की स्थितियां वैसे भी नहीं बनी थी, तो यहां पे फ्री एक्सपेंशन एग्जांपल हो गया। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गई, नल जो है खोलते हैं ना, पानी वाला नल, तो जब उससे पानी निकलता है तो कितना छिटका छिटका निकलता है, मतलब अचानक से फैल फैल के निकलता है, तो हम क्या है उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। तो जो थ्रॉटलिंग हो रही है वो भी जो है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस, अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसमें रेजिस्टेंस है तो जो है हम कह सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी एनर्जी की लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हीट ट्रांसफर, जो भी हमारी जो है हीट है, जो भी हमारा जो है जो हमारी ऊर्जा है या ऊष्मा है उसका जो है ट्रांसफर करते हैं, वो भी हमारा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक विरूपण, हिंदी में बोले तो विरूपण, ठीक है, अगर हमने कोई चीज में चेंज कर दिया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर दिया, तो वापस से उसे अपनी स्थिति में लाना बड़ा मुश्किल होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रॉपर तरीके से सारी प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, आंसर निकालोगे तो इनमें से मिलेगी, अलग से नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको याद कर लेना, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, क्या रह गई कि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड और डिसकंटिन्यूअस लाइन ज्वाइनिंग द एंड, ठीक है, ज्वाइनिंग द एंड स्टेट टू द इंडिकेट दैट द इंटरमीडिएट स्टेट, पता नहीं क्या क्या लिख दिया मैंने भी, ठीक है, चलो पढ़ना इसको। फिलहाल इसका मतलब सीधा सा बात है कि अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस को, तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। किस लाइन से? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखो डॉटेड लाइन से दिखाया है हमने, ठीक है, तो हर एक पॉइंट को जो है यहां पर हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस लाइन से दिखाया है, मतलब जो है अलग अलग डैश डैश करके दिखाया है। तो हम जो है इरिवर्सिबल जितनी भी प्रोसेस होंगी
उनको हम ऐसे ही दर्शाएंगे। बस यही बात यहां लिखी हुई है इतने लंबे चौड़े जो सेंटेंस में, बाकी अपना पढ़ लेना एक बार में, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आया थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में, ऊष्मागतिकी चक्र के बारे में। क्या होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ऊष्मागतिकी चक्र क्या होता है? एनी प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो रही हो या फिर सीरीज ऑफ प्रोसेस हो रही हो, मतलब बहुत सारी प्रोसेस हो रही हो, ठीक है, whose end states whose end states are identical। ठीक है, तो जो उसकी एंड स्टेट जो है कैसी है? आइडेंटिकल है। मतलब कोई भी प्रोसेस हो या फिर जो है सीरीज ऑफ प्रोसेस हो या फिर जो है प्रोसेस की श्रृंखला हो, उसकी जो एंड स्टेट है, जो अंतिम स्थिति है, वो कैसी है? आइडेंटिकल हो। उसी को जो है हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोल देंगे। तो साइकिल का मतलब सीधा सा वाला पहिया जहां से घूमा वहीं वापस से पहुंच रहा है, तो ये साइकिल कहलाएगा। सीधा सा बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई प्रोसेस हो या फिर जो है सीरीज ऑफ प्रोसेस हो, बहुत सारी प्रोसेस के अंदर हो रही हो, और वो जो है क्या हो, उसकी अंतिम स्थिति जो है वो कैसी हो? जिस स्थिति से जो है उसने प्रारंभ किया उसी स्थिति पे जाके खत्म हो रहा है। मतलब अंतिम स्थिति कैसी है? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो उसी को जो है हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलेंगे। वही जो है हमारा थर्मोडायनामिक साइकिल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रक्रिया या प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसकी अंतिम स्थिति कैसी है? समान होती है, इसे जो है क्या कहते हैं? उसको हम चक्र कहते हैं। सीधा सा बात हो गई। ठीक है, चलिए ये चीज तो क्लियर है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या बात कर रहे हैं हम। यहां पर जो है एक तरह से जो है हमारा कोई भी प्रोसेस है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, मतलब दाब और आयतन के बीच में बात हो रही है। तो यहां पर देखें तो कोई प्रक्रिया जो है प्रक्रम जो है स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 2 तक जो है हुआ, एक प्रोसेस हो गई। 2 से 3 दूसरी प्रोसेस हो गई। 3 से 4 दूसरी तीसरी प्रोसेस, तो 4 से 5, 4 से 1 पहली जो है लास्ट प्रोसेस हो गई। तो यहां पर क्या है? ये सारी प्रोसेसेस ही तो है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 वापस कहां पहुंच रहा है? वापस पहली स्थिति में पहुंच रहा है, जहां पे पहली प्रारंभ स्थिति थी। पहली स्थिति जो है और अंतिम स्थिति कैसी है? आइडेंटिकल है, एक दूसरे जो है बराबर है, उसी पॉइंट पे जो है पहुंच रहा है। तो इसका मतलब है ये एक साइकिल कहलाएगी। इसी को हम थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल देते हैं। तो यहां पर जो है कई सारी चीजें जो आपको देखने को मिल जाएंगी कि 1 2 3 4 1, ये क्या है? हमारा साइकिल कहलाएगा। अगर हम 1 से 2 देखें या फिर 2 से 3 देखें या 3 से 4 देखें, ये जो है, या 4 से 1 देखें, ये सब क्या है? ये हमारे जो है, या तो हम इन्हें पाथ बोल दें, ये जो है रास्ते हैं, जो भी हमारे पाथ है, या फिर जो है प्रोसेस बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर प्रोसेस 1 से लेके 4 या 4 से लेके 1, तो यहां पर प्रेशर कैसा है? निश्चित है ना, कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसका मतलब है स्थिर दाब प्रक्रम होगा। और यहां पर 2 से 3 के बीच में भी हमें प्रेशर जो है एक ही मिल रहा है, जितना 2 पे है उतना ही 3 पे है। तो हम बोल सकते हैं कि यह भी हमारा स्थिर दाब प्रक्रम है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस भी कह सकते हैं। यहां पर अगर हम 1 से 2 के बीच में देखें तो 1 और 2 पे दोनों जगह वॉल्यूम में जो है स्थिरता है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम की, वो भी हमारी स्थिर है। तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये भी जो है हमारा क्लियर है। या फिर 4 से 3 के बीच में देखें, ये भी जो है हमारी स्थिति बिल्कुल सही है। क्या है? यहां पर भी वॉल्यूम हमारा स्थिर है, तो आयतन हमारा स्थिर है, तो कांस्टेंट जो है वॉल्यूम प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस पाथ जो है, उसके अलावा अगर हम देखें तो वो जो है हमारे पास यहां पर साइकिल, तीनों के बारे में जानकारी एक ही चित्र से मिल रही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे का मतलब, अब हम अंतिम जो है टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। आज की क्लास यहीं तक होगी। देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है पॉइंट फंक्शन, मतलब बिंदु फलन। क्या होता है पॉइंट फंक्शन? बात की थी ना हमने, कहां पर? प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन, याद रहेगा ना, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल था। यही बात यहां पे आ रही है कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। चलो बिंदु फलन के बारे में समझते हैं। देखो, व्हेन टू प्रॉपर्टीज लोकेट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, अगर दो प्रॉपर्टी जो है ग्राफ के ऊपर किसी बिंदु के द्वारा दर्शाई जा सके, ठीक है, को या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर दर्शाई जा सके, तो हम बोल सकते हैं देन दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, सीधा सा बात है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को आप बिंदु के रूप में किसी भी जो है किसी पे कहीं पे जो है किसी ग्राफ के ऊपर या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर दर्शा सकते हैं,
तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं, बिंदु फलन बोला जा सकता है उनको। बिल्कुल सही बात है। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो है वॉल्यूम हो गया, ये क्या है, हमारे पॉइंट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी पॉइंट फंक्शन होंगी। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं उधर से। और पॉइंट फंक्शन कह रहा है कि आप ग्राफ पे बिंदु के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसा कोई डायग्राम बनाए इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम का, तो जाहिर सी है किसी पॉइंट के माध्यम से उस स्थिति के बारे में दर्शाया जा सके, उन्हीं को जो है हम पॉइंट फंक्शन बोल देते हैं। तो मतलब इसका मतलब है जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी पॉइंट फंक्शन कहलाएंगी। कैसे, देखो हमें अगर समाकलन किया, इंटीग्रेशन किया 1 से 2 के बीच में dv का, तो v2 माइनस v1 के रूप में इनको लिखा जा सकता है। इसीलिए इनको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं कि v2 माइनस v1, इसका मतलब है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। याद रखना वो जो हमने न्यूमेरिकल सा किया था कुछ, वहां पे pdv लिखा था, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो है संबंध नहीं पता था, इसलिए वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल था। यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा पॉइंट फंक्शन की थोड़ी सी कहानी। अब थोड़ा सा पाथ फंक्शन की कहानी उठा लेते हैं। क्या है पाथ फंक्शन या फिर पथ फलन जो है, इसका मतलब क्या होता है? पथ फलन का मतलब है कि अब जो है यहां पर पूरा पाथ के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से हम पूरा का पूरा जो है सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। पॉइंट से काम नहीं चलने वाला। चलिए, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं विच कैन नॉट बी लोकेटेड, जिनको हम जो है स्थित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कहीं पे कोई ग्राफ पे किसी बिंदु के माध्यम से नहीं दर्शा सकते। ठीक है, ऑन अ ग्राफ, ग्राफ पर किसी के माध्यम से दर्शा सकते हैं बाई अ पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट पर, ग्राफ के ऊपर पॉइंट के माध्यम से दर्शा नहीं सकते। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ये बात यहां पे लिखी है। अच्छा, उसके अलावा बट आर गिवन बाई एरिया, लेकिन जो है उनको जो है उनके क्षेत्र के हिसाब से उसको दर्शा सकते हैं, एरिया के हिसाब से। ठीक है, सो ऑन दैट ग्राफ, मतलब वहां पर ग्राफ के ऊपर जो है उसको क्षेत्रफल के माध्यम से उसको दर्शा सकते हैं, एरिया के माध्यम से दिखा सकते हैं। मतलब ध्यान रखना, पॉइंट से नहीं, अब तो यहां पे एरिया के बारे में बात करेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इन दैट केस, इस स्थिति में द एरिया ऑन द ग्राफ, जो भी ग्राफ का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है, पार्टनिंग टू द पर्टिकुलर प्रोसेस, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो क्षेत्र हमें मिला, उस का जो फंक्शन होगा, उसी को जो है पाथ ऑफ द प्रोसेस, उसी को जो है पाथ का जो है फंक्शन ऑफ पाथ बोलते हैं किसी प्रोसेस के लिए। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड पाथ फंक्शन, उन्हीं को जो है हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोल देंगे। क्या बड़ी बातें कर दी। देख लेते हैं डायग्राम बना के, कहीं पे थोड़ा सा जगह मिल जाए। हाँ, मिल गई बिल्कुल। यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पर बात करें, इस तरीके से हमारा कोई डायग्राम बन रहा है। अगर हमने देखा कि भाई ये पॉइंट था हमारा और ये पॉइंट था, ये 1 है, ये हमारा 2 है, इसके बीच में कोई प्रोसेस घटित हुई, पॉइंट के माध्यम से नहीं, पाथ के माध्यम से दिखाया, 1 से लेके 2, सीधा सा बात है ना। अब इसके नीचे का पूरा हमने एरिया निकाल लिया, यही तो एरिया है ना, यही तो क्षेत्र है ना। तो इस क्षेत्रफल के माध्यम से हम जो है, अगर हमको क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इस क्षेत्रफल के माध्यम से हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे जहां पे पीवी डायग्राम होगा या फिर ये टीएस डायग्राम होगा, कुछ भी होगा, ये जो क्षेत्रफल है या तो जो है कार्य को दिखा रहा होगा, वर्क को दिखा रहा होगा, या फिर जो है हीट को दिखा रहा होगा। तो यहां पर जो है ये जो वर्क और हीट की जो क्वांटिटी है, जो भी मात्रा है, जो भी हमारी वर्क और हीट है, वो अगर हमें निकालना है तो इस क्षेत्रफल के माध्यम से निकाल सकते हैं। यही बात तो यहां बोला कि पाथ के नीचे जितना भी एरिया है, पाथ अंडर, एरिया अंडर द कर्व, जो हमारा कर्व है इसके नीचे का जितना भी एरिया है, ये जो है इसके द्वारा किसी फंक्शन को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन, उसी को बोलते हैं पाथ फलन। बात समझ में अच्छे से आ गई। चलिए, एग्जांपल के तौर पे यहां पर बात करें हीट और वर्क। देखो मैंने बताया ना, हीट और वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, वही तो है। ठीक है, यही एग्जांपल हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो पाथ फंक्शन, तो यहां पर एग्जाम के तौर पे अगर याद रखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, मतलब निम्न में से कौन से पाथ फंक्शन है। तो उसमें कुछ इसके लिखे होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एक लिखा होगा हीट, तो हीट पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हीट जो है हमारा वो पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही टेम्परेचर जो हमारा वर्क डन जो होता है, वो भी हमारा पाथ फंक्शन होता है, जो कार्य है वो भी पाथ फंक्शन है। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, कुछ हैशटैग में लिखा हुआ है, बोल लेते हैं। क्या है, हीट एंड वर्क आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो हीट है और जो वर्क है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मतलब इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ हाँ हाँ, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकलती नहीं है इनकी।
हीट और वर्क की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बस एरिया अंडर द कर्व निकालते रहो, बस वहीं से पता लगता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, मतलब इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब है एग्जैक्ट नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, देयर चेंज कैन नॉट बी रिटेन इन डिफरेंस बिटवीन देयर एंड स्टेट, मतलब पहले की तरह V2 माइनस V1 नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहां पर बात करें वर्क की, तो W जो है, जो वर्क डन है, W है, DW बोलते हैं, वर्क डन में जो चेंज है, परिवर्तन है, वो जो है हम W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ये बात बताई इन्होंने। तो कभी भी जो है कार्य को आप ऐसे माइनस मत कर देना, और ऐसे ही हीट को हम Q से डिनोट करते हैं, हीट को Q2 माइनस Q1 करने मत बैठ जाना। बस सीधा सा बात ये लोग यही बोल रहे हैं कि भैया हीट और जो वर्क है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं, इनकी स्थिति जो है वो प्रॉपर तरीके से एंड पॉइंट पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो अंतर है उससे कुछ काम नहीं बनने वाला। यहां पर जो है अलग ही गेम चल रहा है। देखते भाई क्या गेम चल रहा है। 10 यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 से 2, और यहां पे डेल क्यू लिख रहे हैं, अभी बताएंगे डेल क्यू क्यों लिख रहे हैं, डी क्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। डेल क्यू लिखा तो यहां पर जो डेल क्यू है इसका आंसर जो है Q2 माइनस Q1 नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया इन्होंने। क्या बोल दिया कि अंतर अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का अंतर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, दिस इज सोन एज Q12, ध्यान देखना 1Q2 इस तरीके लिखा हुआ ना, Q12 1 से लेके Q के बीच 2 के बीच में, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो Q1 से लेके 2 के बीच में, इस तरीके से, या तो ये तरीका होगा या फिर ये तरीका होगा, ऐसे ही लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से समझो, तो Q लिख के 1 फिर डैश 2 लिखोगे, तो ये क्या हुआ, प्रोसेस को प्रदर्शित करेगा, वो पाथ को, वो रास्ते को प्रदर्शित करेगा कि 1 से लेके 2 तक अगर हम जा रहे हैं तो हीट जो है, हीट में क्या परिवर्तन आया, ऊष्मा में जो हमारी जो है क्या परिवर्तन आया, वो जो है इसको हम ऐसे Q जो है यहां पे बता रहे हैं आपको Q1-2 से प्रदर्शित करेंगे। Q2 माइनस Q1 मत कर देना बस, ठीक है, यही बात तो यहां पे बताई गई। ऐसे ही वर्क डन के साथ भी है, कैसे, जैसे यहां पे इंटीग्रेशन 1 से 2 किया गया, डेल W लिखा गया, इज नॉट इक्वल्स टू W2 माइनस W1, यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये बराबर नहीं हो सकते। क्या हो सकता है, यहां पर लिख सकते हैं स्टार्टिंग में 1W2 लिख सकते हैं, या फिर जो है वही जो हमने भी बताया W1-2 लिख सकते हैं, तो W1-2 यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन को कैसे लिखते हैं और हीट को कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया। एक चीज आ रही है, यहां पे हमने डेल्टा लिया है, डेल क्यू लिया है, डेल डब्ल्यू लिया है। डेल का मतलब क्या होता है, यहां पे डेल इज यूज टू डिनोट इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जब डिफरेंशियल जो है, जो इसकी मान है वो एग्जैक्ट नहीं होते, बिल्कुल निश्चित नहीं होते, मतलब जो वास्तविक मान नहीं होते हैं, तो हम जो है उनको हम डेल से दिखाते हैं। यहां पे डेल है, जिसके भी जो है मान वास्तविक नहीं होंगे, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे या फिर पाथ फंक्शन वाले टर्म होंगे, उनको हम डेल से दिखाएंगे। उसके अलावा डी को जो है उपयोग करेंगे, स्मॉल डी का, उसका हम करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल के तौर पे। तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तब हम इस डी का इस्तेमाल करें। तो जैसे हमने यहां बात करी, डीवी की बात करी, क्या लिखा है, डीवी, तो यहां पे डीवी किया और यहां पे डेल क्यू करा, ठीक है, डेल क्यू क्यों, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। बात बस इतनी थी, ज्यादा कुछ बात समझने वाली थी नहीं। कि पॉइंट फंक्शन का मतलब पॉइंट के तौर पे ग्राफ पे दिखा सकते हैं, यहां पे ग्राफ पे पॉइंट के तौर पे नहीं, यहां पे जो है पूरे पाथ के माध्यम से दिखाएंगे, और पाथ के नीचे का जो भी एरिया होगा, चित्र होगा, उसी से जो है हम फंक्शन को प्रदर्शित करेंगे, इसीलिए इसे हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए, और इसका एग्जाम्पल जो है हीट और वर्क है। हीट को और वर्क को जो है हम 1-2 करके नहीं दिखा सकते, Q12 या फिर जो है W12 के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, W लिखेंगे 1-2 लिखेंगे, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। चलिए भाई, यहां पे जो है आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छा काइनेमेटिक्स का एक पूरा एक थ्योरम है, उसको पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और बढ़िया है, किसी को पता नहीं होता है उसके बारे में, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। और फिर जो है हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पहला टर्म कंप्लीट करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग